तो इसलिए जरूरी है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, मार्केट में कोई बोलेगा एनसीईआरटी बुक पढ़ो 6 से 10 तक, कोई बोलेगा 12 तक पढ़ो, कोई बोलेगा एससीईआरटी पढ़ो, कोई कुछ इस तरीका से आपको जो है बहुत सारे लोग ज्ञान देने वाले अभी आपको मिलेंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि एससीईआरटी हो एनसीईआरटी हो, सबका थीम वही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम कम मेहनत में उस काम को कर सकते हैं तो जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा नहीं लगाना पड़े। अब हम अगर 6, 7, 8, 9, 10 का जब हम देखेंगे, अभी अब उतना आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि आपको मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, फिर आपको ईवीएस भी पढ़ना है, करेंट अफेयर्स भी पढ़ना है, बिहार स्पेशल भी पढ़ना है, और अलग से आप एससीईआरटी एनसीईआरटी को अगर आप बर्डन ले लेते हैं सर पर तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप ज्यादा टेंशन नहीं लें, और जो भी चैप्टर आप देखिएगा, जो भी हमने पढ़ा दिया आपको, और आप एससीईआरटी का नोट्स देखिएगा या क्वेश्चन बना के देखिएगा, तो आप देखिएगा कि हिस्ट्री मुझसे बाहर है ही नहीं, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हमको क्या जरूरी है कि हम 6 से लेकर के 12 तक का बुक पढ़ें। अगर टाइम है, अगर ये सब करने के बाद आपको टाइम मिल जा रहा है तो बिल्कुल पढ़े, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन वही है टाइम मिलने पर। ठीक है, इम्तियाज अहमद में भी बहुत सारे जो है ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा क्वेश्चन है बिहार स्पेसिफिक, तो उतना भी करने का आप लोग को जरूरत नहीं है। बस जितना थ्योरी करवाते हैं बस आप वो उसको करके रखिए ना। आपका मैं बोल रहा हूं ना कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बिहार स्पेसिफिक, क्वेश्चन क्रिएटेड होंगे। ठीक है, इम्तियाज अहमद हो, अगर टाइम मिले तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मना ही नहीं है। अगर आपके पास टाइम है जरूर बनाइए, लेकिन जो आपका थ्योरी है, जैसे आज हम कृषि पढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर पढ़ाएंगे, बिहार का खनिज पढ़ाएंगे, ठीक है, तो साथ साथ जहां तक होंगे कुछ क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा। लेकिन हाँ, उससे जब टाइम मिले तब आप खोजिए इम्तियाज अहमद में कहां पर है। तो सभी राइटर का देखिएगा कोई पोर्शन मजबूत है। इम्तियाज अहमद सर का भी बुक देखिएगा तो उसमें हिस्ट्री पोर्शन बहुत अच्छा है, फिर दूसरा पोर्शन बहुत शॉर्ट में है, कम है। तो सबका अपना अपना है। तो ओवरऑल यही आप जानिए कि आप कितना कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी बात। ठीक है, और कोई भी ऑथेंटिक नोट्स पढ़िए जो किसी गाइडेंस में हो, चाहे मार्गदर्शन में हो, चाहे बनाया गया हो अच्छे से ढंग से। टाइम अब नहीं है आपके पास। अगर आप एससीईआरटी एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आप उसी में रह जाएंगे, और केवल एक पोर्शन आप, ठीक है, जनरल स्टडीज का ही ठीक कर पाएंगे। फिर मैथ रीजनिंग और फिर आपका ईवीएस हो, चाहे अन्य पोर्शन आपके वीक हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए कंपटीशन जब भी निकलता है तो एक रणनीति के तहत निकलता है। हम बता रहे हैं ना कि आपको कौन सा पोर्शन ज्यादा पढ़ना है, और हम उसके हिसाब से हमने उसको डीपली भी पढ़ा दिया। मॉडर्न हिस्ट्री को हमने, राष्ट्रीय आंदोलन को डीपली पढ़ा है। क्यों पढ़ा है? क्योंकि मैं जान रहा हूं वहां से डीपली क्वेश्चन आएंगे। बिहार स्पेसिफिक पहले हमने हिस्ट्री मॉडर्न पढ़ा दिया, क्योंकि मुझे पता है बिहार स्पेसिफिक ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ईवीएस के जो क्वेश्चन अगर टफ लेवल के पूछे जाएंगे तो वही पूछे जाएंगे। आसान वाला आप खुद बना लीजिएगा तो हम उसको पढ़ाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एक तरीका से, एक रणनीति के तहत आप लोग पढ़िए, और अब जब आप एग्जाम देंगे तब आपको मेरा अनुभव के बारे में पता चल जाएगा कि सर सही बोल रहे थे। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल में भी आज जो आपका टॉपिक होगा वो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की लगभग 80% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। और आप देखिएगा 5, 6, 7 में भी कृषि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से निश्चित तौर पे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, टाइम मिले तब जाकर के ज्यादा सोर्स को अपनाइए। अगर कम टाइम है तो जितना सोर्स हम दे रहे हैं आपको काफी है, आप उतना ही नहीं कर पाते हो। ठीक है, अगर ज्यादा सोर्स फॉलो कीजिएगा तो आप लोग समझिए अपना। ठीक है, बाकी मार्केट में बहुत सारा बुक है, अवेलेबल हो चुका है। बहुत सारे लोग इस पे बुक छाप करके बेचना भी स्टार्ट कर दिए हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जैसे भी हो। ठीक है, तो हमने जो नोट्स दिया उसको देख लीजिएगा, टाइम मिले तो और भी बुक पढ़िए। ठीक है, चलिए।
और सारे नोट्स जो मैं दे रहा हूं ना बहुत ही सार संग्रह किया हुआ, ठीक है, इसमें मेरा मेहनत किया हुआ, आपको लगता होगा लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मेहनत किया हुआ है और क्वेश्चन यहां से आते हैं, इसलिए हमने इसको बनाया है। चलिए अब देखिए कृषि और पशुपालन से रिलेटेड आज का जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे, बिहार में कृषि एवं पशुपालन, ठीक है। तो कृषि और पशुपालन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की 80% आबादी किसी ना किसी रूप में 81% जो है मेन रूप से कृषि पे ही डिपेंडेंट है। तो कृषि के अंतर्गत ही आपका पशुपालन भी आ जाता है, मत्स्य पालन भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सब आपका आ जाता है। कल आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, आपका फुल लेंथ टेस्ट सीरीज 4 घंटे का होगा, 2 घंटा और 2 घंटा, 2 घंटे का हिंदी इंग्लिश और 2 घंटे का आपका 120 मार्क्स के, ठीक है। तो टाइमिंग मैं बता दूंगा, किसी टाइम पे ऐसे कर सकते हैं और वो शाम तक आपको अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप किसी टाइम बैठ करके आप दे लीजिएगा, अगले दिन हो उसी दिन हो, उससे आपका प्रैक्टिस बना रहेगा और जो सॉल्यूशन होगा उसको हम क्लास में ही कर लेंगे। जैसे एक सेट आप लोग बना लेंगे, जैसे कल टेस्ट हो जाएगा तो फिर उसको नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे उसका हम सॉल्यूशन करवा देंगे, जिससे कि आपको कोई तरह का प्रॉब्लम उस टेस्ट के दौरान हुआ होगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। और इसी तरीका से अगर हम लोग 10-15 टेस्ट कर लेंगे एग्जाम से पहले तक, 15 तो मिनिमम कर ही लेंगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और बेहतर हो जाएगा। चलिए कृषि से जुड़े हुए जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ की 81% आबादी किसी न किसी रूप में कृषि पे ही डिपेंड करती है और अपने जीविकोपार्जन के लिए यहाँ के लोग कृषि पे ही डिपेंडेंट है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान पहले 42% था, अभी वर्तमान में इसका घट गया है, तो मान के चलिए अभी 21 या 22% ही होगा कृषि का योगदान, वो थोड़ा करेक्ट अपडेट कर लेंगे, ठीक है, अभी मैं कर दूंगा लास्ट में। राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि जो है 80% से अधिक है, जिसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र 57.6% है। तो लगभग 60% ही शुद्ध बोया गया जमीन है जहां पे खेती होती है, बाद बाकी जमीन या तो बंजर है या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो ये समझ गए होंगे। तो ये याद रखना है कि बिहार की लगभग 81% आबादी किस पे डिपेंडेंट है, तो कृषि पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल पीडीएफ भी मिल जाएगा, टेंशन नहीं ले, ठीक है, पीडीएफ भी दे देंगे और लास्ट में उसका सॉल्यूशन भी रहेगा। पीडीएफ टेस्ट खाली ईमानदारी से आप लोग दीजिएगा, ऑनलाइन टेस्ट भी आपका लिंक दिया जाएगा, जब टेस्ट देंगे तो ईमानदारी से देंगे, लास्ट में सॉल्यूशन अपना मिला लेंगे, जैसा करना हो आप लोग कीजिए। बिहार राज्य को 3 स्पष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया। अब देखिए बिहार राज्य को कितने, यहां से निश्चित तौर पे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बिहार में कितने जलवायु क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे मेन रूप से 3 जलवायु क्षेत्र हैं, ठीक है। तो जैसे अगर बिहार का अगर मैप बनाएं तो ये आपका, इसको हम मेन रूप से बांट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जोन ऐसे करके घुमाइए, जोन 1 हो गया, जोन 2 हो गया, जोन 3, तो ये 3A और 3B होता है, ठीक है। तो ये दोनों 3 ही है, 3A और 3B। तो सबसे ज्यादा आपका जोन 1 में ही यहाँ पे 13 है, ठीक है, उसके बाद 8 है, जोन 3A में आपका और B मिला करके 17 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर पश्चिम वाला पार्ट है, तो ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, तो उत्तर उत्तर पश्चिम ये हो गया। तो यहाँ पे आपका कितना टोटल जिला है, तो 13 जिला है और औसत वर्षा यहाँ पे कितना होता है, 104 से 145, यहाँ पर 104 से 100। सबसे ज्यादा किस जोन में होगा, तो इस जोन में होगा, उसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्वी जोन। सबसे ज्यादा वर्षा किस जोन में होगा, उत्तर पूर्व जोन में होगा। इसमें कुल 8 जिले हैं, औसत वर्षा देख रहे हैं 120 से 170 हो जाता है, तो सर्वाधिक वर्षा, और किशनगंज भी यहीं पर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो वर्षा किस कृषि जोन में होगा और चाय की खेती किस कृषि जोन में होगा, तो ये आपका उत्तर पूर्व, यानी उसको हम बोलते हैं जोन 2, क्या बोलते हैं, जोन 2 में होगा, ठीक है। इसकी मिट्टी दोमट या चिकनी मिट्टी है, या हो सकता है पूछ दे कि कहाँ की कौन सी मिट्टी है, तो जो सबसे पहला उत्तर पश्चिम वाला जो फर्स्ट जोन है उसकी मिट्टी बलुई और दोमट मिट्टी है। दूसरा आपका है यहाँ पर उत्तर पूर्व में, जहां पे आपका चाय की भी खेती होगी और यहाँ 8 जिला शामिल हैं, उसमें आपका खेती वर्षा सबसे ज्यादा होगा 120 से 170, और मिट्टी आपका दोमट और चिकनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो दक्षिण बिहार है, तो यहाँ पे सबसे कम वर्षा होगा,
औसत वर्षा 99 से 130 ही होगा, ठीक है। और इसमें टोटल 3A 3B मिला करके 17 जिला शामिल हैं, और यहाँ पे दोमट, बलुई एवं चिकनी तीनों प्रकार की मिट्टी है। तो इस तरीका से हो सकता है पूछ दे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जोन 3 सीधे लिखा हो तो सबसे ज्यादा जोन 3 में हो जाएगा, लेकिन ये बटा रहेगा जोन 3A और जोन 3B में। तो सबसे ज्यादा अगर 3A 3B जोन 1 जोन 2 रहे तो उसमें जोन 1 में आपका 13 जिला आता है, और सर्वाधिक वर्षा आपका किस जोन में होता है, तो जोन 2 में होता है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व जोन में ही सर्वाधिक वर्षा होता है। तो इस तरीका के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बीपीएससी में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए हमने इसको पहले समझा दिया। अब देखिए बिहार में कृषि के प्रकार, कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं, कितने प्रकार की खेती बिहार में होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानिए कि बिहार में मुख्यतः 3 प्रकार के ही फसल होते हैं। जनरली भारत में भी 3 से 4 प्रकार के ही सभी राज्य में लगभग फसल होंगे, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो 3 प्रकार के फसल बिहार में मुख्य रूप से होता है। उसके क्या क्या नाम है, तो एक रबी फसल होता है, दूसरा गर्मा जिसको जायद फसल बोलते हैं, एक होता है खरीफ फसल। तो रबी फसल मतलब ठंडा के मौसम में जो उपजे, ठीक है। तो यानी सबसे पहला आप रबी यानी अक्टूबर नवंबर में इसको बोया जाएगा। कब? अक्टूबर नवंबर, यानी ठंड आने से पहले बोया जाता है, और मार्च ठंड में रहेगा, और मार्च अप्रैल ठंड जाते जाते इसको काट लिया जाता है। खास करके गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गए। तो सरसों और तो आप देखते होंगे ठंड मौसम में ही होता है। तो जितने भी गेहूं भी आप देखते होंगे शीतलहर के समय में होता है। चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, राई, ये सब आपके क्या है, तो ये आपके रबी फसल है। तो रबी फसल पहचानने का, आप लोग तो बिहार के ग्रामीण परिवेश से भी जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा कि ठंड के मौसम में कौन कौन सा फसल होता है। तो जो फसल होगा ठंड के मौसम में वो रबी फसल में ही आएगा, ठीक है। दूसरा आपका एक फसल होता है खरीफ फसल, खास करके इसको जून जुलाई में बोया जाएगा और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेन रूप से वर्षा का ऋतु जरूर आएगा और पानी की जरूर ज्यादा आवश्यकता होती है। खास करके धान हो गया, तो धान एक क्या है, खरीफ फसल है, इसको पानी की मात्रा चाहिए वर्षा ऋतु में। उसके बाद गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, जितने भी मोटे अनाज हैं वो सारे आपके खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। जितना भी मोटा अनाज होगा, जैसे ज्वार, बाजरा, ये सब हो गया। उसके बाद आप धान भी याद रखिएगा, चावल जिससे बनेगा। मक्का हो गया, मक्का भी मोटा अनाज है। अरहर दाल, ये सब मोटा अनाज में जो भी आएगा वो सब खरीफ फसल होगा, मोटा मोटी, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद गर्मा, जो आपका जायद मई जून में आपका बोया जाएगा, जुलाई अगस्त, खास करके गर्मी महीना में। तो मक्का तो आपका ठंड में भी हो जाता है और आपका गर्मी में भी हो जाता है, बरसात में भी हो जाता है, ठीक है। राई हो गया, जूट हो गया, मरुआ, मरुआ, ठीक है, मरुआ, ये सब गर्म फसल, ये बहुत गर्म अनाज होता है ये सब, ठीक है। मक्का भी हो गया, राई हो गया। तो ये सब आपके क्या है, गर्मा या जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। तो यानी मई जून में मेन रूप से जो गर्मी में हुआ उसको जायद गर्मा कहेंगे। जिसमें वर्षा ऋतु आ गई तो वो खरीफ हो गया। जिसमें पूरा ठंड ही मौसम में हो गया वो रबी फसल हो गया, ठीक है। तो इस तरीका से आप सोच करके अपना देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए, अब बिहार के मुख्य फसलें एवं उनके उत्पादक क्षेत्र। तो यहाँ पर तो सब, इसमें तो कंफ्यूज हो जाइएगा। अगर पूछेगा चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो सबसे ज्यादा आपका रोहतास के क्षेत्र में होता है। लेकिन यहाँ पे कहाँ कहाँ होता है, ये सब जिला है, इसमें कहाँ कहाँ किस किस एरिया में चावल होता है वो है। तो चावल आपका चंपारण में भी होता है, पूर्णिया में भी होता है, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, समस्तीपुर, पटना, मुंगेर, सब जगह होता है। गेहूं चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, तो लगभग जिले हैं। मक्का में भी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी। तो बस यहाँ जिला, यहां से आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन कहां से पूछेगा हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आपका तिलहन हो गया, तिलहन में जिससे तेल निकलता हो, सरसों, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, तिरहुत, पटना, गया। तिल, तिल आपका इकलौता गया है तो ये पूछ सकता है। तीसी, पटना, तिरहुत, भागलपुर, ये सब नहीं पूछेगा जनरली। अरहर भी, चना, इसमें पूछेगा सबसे प्रमुख उत्पादक में, ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे। गन्ना में आपका चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज। क्योंकि अगर पूछेगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, कौन सा मारे कौन सा। अगर पूछ दे तो इनमें सभी मार दीजिए, वही सही होगा। अगर कोई ऑप्शन दे दे और पूछ दे कहाँ पे है, मुख्य नहीं लिखा रहे, तो सब जिला का नाम दे, तो लगभग 99% में आपका इनमें से सभी ही आंसर जाएगा। जूट में याद रखिएगा आपका जो बंगाल से सटा हुआ है, ऐसे तो पूर्णिया में तो है ही,
कटिहार, उसके बाद सहरसा चंपारण में भी है आपका जूट का। तंबाकू का मेन रूप से दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी। तो चूंकि ये मैक्सिमम बहुत सारे जिला में होता है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछेगा आपको तो पूछेगा मुख्य रूप से कहां होता है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। चावल, तो चावल की खेती मुख्य रूप से रोहतास में होती है, 1 नंबर पे है। बेगूसराय में अग्रणी जिला पूछ सकता है, तो चावल में रोहतास 1 नंबर पे है, गेहूं में बेगूसराय है 1 नंबर पे, ठीक है, उत्पादन में। मक्का में कटिहार है, दलहन में पटना नालंदा है, गन्ना में पश्चिम चंपारण है, जूट में पूर्णिया है। तो इसी में से कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा, अगर एक ऑप्शन आएगा तब, नहीं तो उसका आंसर आपका इनमें से सभी ही हो जाएगा। इसीलिए हमने बता दिया कि जो आपको पूछेगा। अब देखिए, अभी तक जो भी बहुत सारे योजनाएं आई है राज्य सरकार के द्वारा, तो इसके भी नाम आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे समेकित सीरियल विकास कार्यक्रम, किसानों के बीच में नई तकनीक का प्रचार प्रसार करना और कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि लाने का प्रयास करना, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे कार्यक्रम है। जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पूछ देगा कब से लागू है, तो 2007 में लागू किया गया, ठीक है। उद्देश्य क्या, खाद्यान्न अनाज जैसे चावल, गेहूं, दलहन उत्पादन में 4% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया, ठीक है, और देश को खाद्यान्न के मामले में सुरक्षित करना, तो ये राष्ट्रीय मिशन है। बीज ग्राम योजना, तो इसका उद्देश्य किसान को आधी कीमत पर बीज मुहैया कराना, जिससे किसान आसानी से खेती कर सके। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, 12वीं योजना के अंतर्गत कृषि के क्षेत्र में 4% वृद्धि प्राप्त करना इसका लक्ष्य था। समेकित कीट प्रबंधन योजना, कीटनाशकों एवं दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए समुचित कीटनाशकों का प्रयोग सिखाना। तो ये सब बहुत सारी योजनाएं हैं जो बिहार सरकार के द्वारा, जैसे तिलहन एवं मक्का की समेकित योजना, केंद्र प्रायोजित योजना है, वो राज्य में सभी जिला में लागू किया गया, खास करके तिलहन और मक्का के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि है, ठीक है। तो ये चीज आपको हो ही गया। तो कृषि में यही सब पूछेगा, कितने प्रकार की कृषि है, कितने प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, ठीक है, और किसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है, किसमें कम होती है, या मिट्टी से हो सकता है पूछ दे, तो निश्चित तौर पे क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। अब आ जाते हैं पशुपालन। तो पशुपालन, चूंकि देखिए कृषि का ही सहायक होता है आपका पशुपालन, मत्स्य पालन कृषि एग्रीकल्चर के ही अंतर्गत आता है। तो पशुओं का पालन करने में भी बिहार अव्वल है, ऐसा नहीं है कि पशुपालन यहाँ नहीं होता है, ठीक है। बिहार की जो कृषि प्रधान राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुधन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य में कुल पशु संपदा 2012 की गणना के अनुसार बिहार में कितने, 2012 में जनगणना हुआ था पशु का, उसके हिसाब से बिहार में कितनी आबादी है जानवरों की, जो दुधारू जानवर हैं जिससे फायदा होता है, तो 36.631 करोड़। राज्य में प्रति 5 व्यक्ति पर एक पशु उपलब्ध है, 5 आबादी पर एक पशु। और बिहार में देश के 2% भेड़ हैं, 9% बकरियां हैं, 10% सुअर है और 10% गाय और भैंसे उपलब्ध हैं। पूरे देश में अगर 100 गाय भैंस है तो 10 उसमें से बिहार का ही है, ठीक है। तो ये समझ गए। तो सबसे ज्यादा अगर जानवर में देखेंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर आप देखिए गाय तो 124.01 लाख है, भैंस 66.99 लाख ही है, भैंस कम है गाय से। बकरी 101.69 लाख है, मुर्गी 114.14 लाख है, ठीक है। तो गाय की संख्या यहाँ पर जो है ज्यादा है, गाय की संख्या कितनी है 124.0, ये पूछेगा नहीं, लेकिन एक अगर पूछे सबसे ज्यादा जानवर में तो यही है आपका गाय ही है 124.01 लाख, ठीक है। अब पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा गाय में पशुधन सबसे ज्यादा किस जिला में है, तो गाय अररिया में, गाय के मामले में अररिया 1 नंबर पे। गाय के मामले में कौन 1 नंबर पे है, तो अररिया। अररिया का नाम आर एरिया से पड़ा है, आर एरिया नाम था, उसके बाद इसका अररिया पड़ा। जो लोग अररिया के होंगे उनको पता होगा, ठीक है, आर एरिया से अंग्रेज के समय में ही अररिया हो गया था। उसके बाद भैंस, भैंस है आपका मधेपुरा में सबसे ज्यादा, ठीक है, भैंस में मधेपुरा और गाय में अररिया, ये याद रखिएगा। बकरी में भी अररिया, तो यानी दूध में आपका, और गांधी जी गरीबों का बकरी, गरीबों का गाय बकरी को ही कहते थे, और गांधी जी बकरी का ही दूध पीते थे। और ये खास करके इससे क्या होता है, लीवर संबंधी या पेट संबंधी प्रॉब्लम ठीक हो जाता है, ठीक है। तो कई बार बच्चे लोग को अगर दुग्ध का पाचन सही से नहीं हो रहा है तो उसको बकरी का दूध दिया जाता है,
और गांधी जी भी इसका सेवन करते थे, ठीक है। तो बकरी का भी सेवन, सॉरी बकरे का सेवन हो जाता है यहाँ पे दूध के जगह। उसके बाद है आपका पोल्ट्री पक्षी कटिहार, ठीक है। कटिहार में पोल्ट्री पक्षी मतलब जान ही रहे हैं आप, बत्तख हो गया, मुर्गा हो गया, ये सब पोल्ट्री फार्म में, तो उसमें कटिहार, ठीक है। तो वहां पे ज्यादा लोग मांसाहारी हैं। बकरी में अररिया, गाय में भी अररिया, और भैंस में मधेपुरा। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक जानवर वाले में आप लोग समझ गए होंगे। प्लेटलेट के लिए क्या लिखे हैं? मजबूत दिमाग नहीं होता, पेट संबंधी बीमारियां ठीक हो जाती है। अब अपने मन से खुद से कुछ मत लिखिए। चलिए, तो गरीबों की गाय है ना, जिसको गाय का दूध नहीं मिल पाता है, बकरी पालने वाले उसी का दूध निकाल के पीते होंगे। चलिए, अब आते हैं सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन में। अगर देखिएगा तो गाय का दूध में आपका समस्तीपुर, पटना, बेगूसराय, ये तीनों अव्वल है। समस्तीपुर, पटना और बेगूसराय गाय के दूध के मामले में आपका अव्वल है। बकरी के दूध के मामले में अररिया, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। तो सबसे ज्यादा बकरी भी तो अररिया में ही है, तो बकरी का दूध भी तो वही होगा। अररिया, पूर्वी चंपारण में भी है और मुजफ्फरपुर में भी है, ठीक है। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। अब मत्स्य उत्पादन में, राज्य में मछली, ये पूछा था एक बार कि प्रत्येक व्यक्ति उपलब्धता कितना है, तो 7.7 किलोग्राम, ठीक है। उपलब्धता एक साल में एक व्यक्ति, यानी सब लोग तो मांसाहारी हैं नहीं, तो उसमें से मैक्सिमम लोग जो है मांसाहारी या शाकाहारी हैं, तो ओवरऑल होता है ये, यानी लगभग 8 केजी के आसपास प्रत्येक व्यक्ति का सालाना खर्च है मछली को लेकर के, ठीक है। औसतन, जो कि औसत 10 किलोग्राम जो देश का है उससे कम है, यानी बिहार के लोग देश के तुलना में मछली का, ठीक है, कम ही मतलब खपत करते हैं। मत्स्य एवं मत्स्य बीज उत्पादक शीर्ष जिले, तो मत्स्य जो मछली उत्पादन में, तो आप देखिएगा दरभंगा मधुबनी साइड में आपका मछली बहुत ज्यादा होता है। तो मत्स्य उत्पादन में मधुबनी, भैंस में भी मधुबनी, पूर्वी चंपारण में भी, और दरभंगा। तो दरभंगा मधुबनी दोनों लगभग आसपास का जिला है, तो यहाँ पे आपका मछली उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। और पूर्वी चंपारण याद रखिएगा। मत्स्य बीज में आपका मधुबनी और दरभंगा इसमें आगे हैं, और पूर्वी चंपारण। तो ये मत्स्य के क्षेत्र में आप यही 3 जिला याद रखिएगा, मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण। यहाँ पे आपका मछली उत्पादन, मछली बीज, ये सब ज्यादा है। प्रमुख भूमि सुधार अधिनियम जो आपके देश में आए हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खास करके बिहार में भी भूमि सुधार अधिनियम लगाए गए हैं, ठीक है। हाँ, सरकार का नियत साफ है सिर्फ बीपीएससी को लेकर। देखिए क्या नियत है, क्या है, नहीं है, कर्म करते जाइए। प्रमुख भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम 1950 ईस्वी में आया, ये याद रखिएगा। जब देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तभी से आपका भूमि सुधार अधिनियम लागू हो गया था, लेकिन आज तक इसको सही तरीके से लागू नहीं किया गया। उसके बाद है भूदान अधिनियम, जिनके पास ज्यादा जमीन है वो गरीबों को, रैयतों को, किसानों को अपना दान भी दे सकते हैं, बता भी सकते हैं, 1954 के तहत। बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम, देखिए चकबंदी हमने पिछले क्लास में भी बताया था। चकबंदी मतलब अगर आपकी जमीनें जगह जगह पे अलग अलग जगह है, तो उसको एक जगह कर देना चकबंदी कहलाता है। ये 1956 में आया, ठीक है। भूमि अधिनियम बना 1961 में। भूमि हदबंदी अधिनियम है, हदबंदी अधिनियम, हदबंदी मतलब एक सीमा तक ही आपके पास जमीन रहेगा, वो 1962 में आया। तो ये सारे हो सकता है ईस्वी सन यहाँ से पूछ दिया जाए, ठीक है। तो मेन रूप से आप जो है चकबंदी वाला याद रखिएगा 1956, और भूमि सुधार अधिनियम जो है वो याद रखिएगा 1950, ठीक है। ये दो निश्चित तौर पे कभी ना कभी आपको यूपीएससी पूछ ही लेता है। अब देखिए, बिहार में कृषि जनित समस्या, ठीक है। बिहार में बहुत सारे कृषि की समस्याएं हैं जो हम आप आसपास देखते ही हैं।
बिहार में जो कृषि जनित समस्याएं हैं उसमें देखिए प्राकृतिक कारण मेन रूप से है आपका उत्तर बिहार जो है बाढ़ से प्रभावित रहता है, जबकि दक्षिण बिहार सूखा से प्रभावित रहता है। जल जमाव, मानसून परिवर्तनकारी और लगभग 9 लाख हेक्टेयर भूमि जल जमाव से ग्रसित है। तो बिहार का लगभग कितना भूमि जल जमाव से ग्रसित है? तो 9 लाख हेक्टेयर, ये याद रखिएगा, जो कि जहां पे जल जमा रहता है। संस्थागत कारण में भी है कि आपके यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, जिस कारण से जोत का आकार छोटा है, और मैक्सिमम किसान क्या हैं? सीमांत किसान हैं, जिनके पास जो है औसत जमीन 1.8 हेक्टेयर है पूरे भारत में, जबकि बिहार में 90% किसान सीमांत किसान हैं जिनकी जमीनें 1 हेक्टेयर से कम है, जिनके पास जमीन क्या है? 1 हेक्टेयर से भी कम है। तो ये सब बहुत बड़ा कारण है। तकनीकी कारण है, बिहार में आज तक हरित क्रांति नहीं आ पाया, पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पाया। जिस प्रकार से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में हरित क्रांति के प्रभाव देखने को मिले, उस प्रकार से बिहार में कभी हरित क्रांति नहीं आया। सिंचाई व्यवस्था उन्नत नहीं है, संरचनात्मक में बिजली परिवहन इसका समुचित प्रबंध नहीं था, अब जाके धीरे धीरे हो रहा है। उसके बाद किसान वर्षों से शोषित रहे, पहले से ही, अंग्रेज के समय से ही, तो पूंजी का अभी अभाव है, ऋणग्रस्तता है, कृषि उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, खरीदार कम है, ठीक है। उसके बाद सामाजिक कारण में जनसंख्या का दबाव हो गया, कुशल श्रम का भी अभाव है, पढ़े लिखे किसान या शिक्षित किसान नहीं है, और राजनीतिक का दृढ़ इच्छा शक्ति का भी अभाव है। सरकार भी चाहती है कि कुछ फंड दे करके 1000-2000 रुपया दे करके किसान से मुक्ति ले ले, लेकिन उनके लिए जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो नहीं लाती है। जैसे सिंचाई व्यवस्था करने के लिए सभी जगह हर खेत तक जो है ऐसे लाई है, लेकिन अभी तक वो जमीनी स्तर पर नहीं आया है। हर खेत तक नल का पानी होना चाहिए सिंचाई के लिए, सिंचाई का जल की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली को फ्री कर देना चाहिए खास करके खेती के लिए। तो ये सब अभी तक नहीं है। योजनाओं के क्रियान्वयन में भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। उपाय समाधान है कि कारण के स्तर पे सुधार होना चाहिए। कृषि रोड मैप 3, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृषि रोड मैप 3 कब से कब तक चला, ठीक है। तो 2017 से 2022, ये अति महत्वपूर्ण है। कृषि रोड मैप 3 अगर पूछेगा प्रथम कृषि रोड मैप कब से कब तक चला, तो कृषि रोड मैप जो बना था पहला, वो आपका 2008 से 12 तक चला था, ठीक है। दूसरा चला था आपका 2012 से, दूसरा जो चला था कृषि रोड मैप 2012 से 17 चला था, और तीसरा कृषि रोड मैप जो चला आपका 2017 से 2022 तक चला, ठीक है। तो ये आपका कहिएगा चौथा क्यों नहीं चला, तो बीच में कोरोना आ गया, ठीक है। तो उसके बाद ये सब अभी नहीं हो रहा है। तो व्यवहारिक रूप से लागू करना, जो कृषि रोड मैप है उसको सही ढंग से व्यवहारिक रूप नहीं दिया गया। भूमि सुधार जो अभी तक लागू नहीं किए गए। समेकित कृषि एवं एकीकृत कृषि को बढ़ावा देना। अब कहिए समेकित कृषि क्या है, तो कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन करना, ये सब समेकित कृषि के अंतर्गत आता है। उसके बाद जैविक कृषि, मेन आपका जल जीवन हरियाली मिशन के तहत या आपका कृषि रोड मैप 3 के तहत क्या था कि जैविक खेती ज्यादा से ज्यादा, यानी बिना यूरिया, पोटास और कीटनाशक का प्रयोग किए, रासायनिक केमिकल का प्रयोग किए खेती करना, ठीक है। तो जैविक खेती को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य। उससे क्या होता है कि लागत भी कम होता है और उसको उच्च मूल्य भी मिल जाता है। और कृषि को भी उद्योग का दर्जा देना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, खास करके फूड प्रोसेसिंग सिस्टम, जैसे जहाँ पे हरी सब्जियां होती है तो वहां पे उसको पैक करके जो है अन्य जगहों पे भेजा जाए, और लंबे समय तक होता है ना डब्बा बंद अब सब्जियां आती हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसको उचित मूल्य भी मिल जाता है और लंबे टाइम तक वह सुरक्षित भी रहती है सब्जी, तो उससे किसानों को जो है उचित मूल्य मिलता है। तो ये सब अगर होगा तो बिहार में निश्चित तौर पे कृषि के क्षेत्र में विकास देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर मेन तथ्य को देखिए। कृषि रोड मैप 1-2 के अनुभवों को शामिल करके कृषि रोड मैप 3 बनाया गया। कृषि रोड मैप 3 में 12 विभागों के कार्यक्रम को शामिल किया गया, जिसमें 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। तो 5 वर्ष में कितना खर्च किया जाएगा? 1.54 लाख करोड़। जैविक कॉरिडोर के तहत सब्जियां उत्पादन के लिए 6000 प्रति किसान अग्रिम रूप में दिया गया। जो भी कॉरिडोर बनाया गया जैविक, जहां पे कि केवल जैविक बिना यूरिया पोटास का ही, कीटनाशक का ही खेती करने का प्रावधान किया गया। पटना से भागलपुर गंगा नदी के किनारे, दनियावा से बिहार शरीफ, ये याद रखिएगा, दनियावा से बिहार शरीफ, NH हो चाहे SH हो, स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे हो, उसके किनारे जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। जमीन पर संरक्षण एवं उनके कंप्यूटरीकरण को बढ़ावा देना, जमीन को जो भी रजिस्टर्ड करना। हरियाली मिशन 2022 के तहत, हाँ ये भी क्वेश्चन है
ये भी अभी पेपर में भी हमने देखा था, तो 15% प्राप्ति हो चुका है और लक्ष्य है अभी 17%। ठीक है, तो 17% 2022 तक ही था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी तक हमने 15% तक का लक्ष्य पूरा कर लिया है। बिहार को बीज हब के रूप में स्थापित करना, और बीज हब के रूप में केंद्र जो है हाजीपुर को बनाया गया है बीज के रूप में। भारत के प्रत्येक थाली में बिहार का एक व्यंजन हो, ये सब आपका कृषि रोड मैप 3 का ही लक्ष्य था। कृषि के क्षेत्र में बिहार सरकार की अन्य पहलें क्या हुई है? 2018-19 में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, और विश्व का बोल रहे भारत का सबसे पहला कृषि विद्यालय जो था वो आपका पूसा समस्तीपुर ही था। ठीक है, 1904 में ही स्थापित हो गया था। भारत के प्रत्येक, चलिए 2018-19 में ये सब, गया में कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई है। पटना में कृषि व्यवसाय प्रबंधन मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ स्थापित हुआ है। आरा में जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय खोले गए हैं, और इजराइल की मदद से नालंदा में सब्जी और वैशाली में लीची आम का जो है फूड संस्करण स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कहां पर इजराइल की मदद से फूड संस्करण उद्योग लगाया जा रहा है। ठीक है, तो नालंदा में सब्जी के लिए और लीची आम के लिए कहां पे लगाया जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर में। तो इस प्रकार से आप कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन, इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। क्या आप लोग को समझ लगा कृषि? कृषि टॉपिक समझ लगा? तो फिर हम लोग दूसरा टॉपिक की ओर बढ़ेंगे 2-3 मिनट बाद। नोट्स को हमने भेज ही दिया था आपको, कृषि रोड मैप वाला। देखिए ये सब टॉपिक क्या है कि आप, जैसे हमने अभी आपको समझा दिया मेन थीम, तो आप उसको 1-2 बार पढ़ेंगे तब जाकर के आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, आप भूल जाइएगा कृषि रोड मैप 3 क्या था, या भूल जाइएगा ये सब जो हमने बताया अभी। ठीक है, किसको बीज हब के रूप में बनाया जाएगा, तो यही सब क्वेश्चन आपको वहां पे दिखाई देगा। उपजता है ना, देखिए ना उसमें बहुत सारा अनाज उपजता होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे खास करके खनिज संपदा से रिलेटेड। ठीक है, इस टॉपिक को समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत भी है? वैशाली लीची के लिए है, और सॉरी लीची के लिए मुजफ्फरपुर। नोट्स को 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। देखिए ये नोट्स आपको बिहार स्पेसिफिक हमने बनाया हुआ है, कि आपको ये सब चीज सब नोट्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसमें एक खासियत होगा कि बिहार से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग आसानी से इसको बना लीजिएगा। MD रजाउल हसन, नहीं सर, क्या नहीं, नहीं समझा। मुजफ्फरपुर में लीची, वो तो मैं बोल ही दिया, मुजफ्फरपुर में लीची है। हाजीपुर भी तो वैशाली जिला में ही आता है ना, उसको तो बीज हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। बनाना हाजीपुर है, केला। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि पहले जीएस कंप्लीट कीजिए, तो जीएस तो कंप्लीट हो ही रहा है, मैक्सिमम टाइम तो हम जीएस को दे ही रहे हैं। सब कंप्लीट हो जाएगा, जून में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 30 जून तक आपका सब कंप्लीट हो जाएगा सारा।
60 दिन का कोर्स ही है आपका, 60 दिन बहुत होता है, जिसमें आपको हमने 35 दिन तो लगभग पढ़ा ही दिया होगा। 9th 10th का मैथ होगा, जून में होगा। जून में हो जाएगा, और बाकी मैथ पढ़ा रहे हैं उसको भी पढ़िए, वो सब भी क्वेश्चन होंगे। 9th 10th के जो टॉपिक हैं वो भी सारा हो जाएगा, जून में हम आपको सारा कवर कर देंगे। सर आपका भरोसा है अब भरोसा कीजिए, हम लोग आप ही के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग का भरोसा नहीं। 9th 10th साइंस, अरे साइंस जो पढ़ा रहे वही सब तो 9th 10th में भी है। चलिए मैथ के लिए टेंशन नहीं लीजिए, मैथ वाले सर जो है वो आपको पढ़ा के लगातार, ज्यादा चैप्टर थोड़ी है मैथ में। 9th 10th में मुश्किल से 10 से 15 चैप्टर होगा जो अलग है, उसको करवा दिया जाएगा, जिसमें 2 टॉपिक हमने करवा भी दिया था, ठीक है, 9th 10th का। चलिए अब आते हैं नया टॉपिक।